नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। मिर्गी के अटैक पर नियंत्रण के लिए हुआ ब्रेन इम्प्लांट। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का हुआ इस्तेमाल। मानव शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा है ब्रेन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की हुई बैठक, भारत ने लिया हिस्सा। खाद्य उत्पादों के लिए कोड हैं कोडेक्स। और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आएगी PLI स्कीम। अर्बन माइनिंग को मिलेगा बढ़ावा, नीति आयोग ने की थी सिफारिश। आइए खबरों की शुरुआत करें। 1 से 5 जुलाई के बीच कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 86वें सत्र की बैठक आयोजित की जा रही है। ये बैठक FAO के रोम स्थित मुख्यालय में आयोजित हो रही है। इसमें भारत की तरफ से FSSAI के CEO ने हिस्सा लिया। बैठक में भारत ने कई मसालों जैसे छोटी इलायची और हल्दी के लिए एडवांस स्तर के मानक तैयार करने पर जोर दिया। देखिए, मसालों के लिए मानकों का निर्धारण बहुत अहमियत रखता है। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत अपने मसालों को दूसरे देशों को निर्यात भी करता है। इन मानकों से मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी आसानी होगी। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसे FAO और WHO ने मिलकर गठित किया है। इसका मकसद है कि खाद्य उत्पादों के व्यापार में फेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल हो, साथ ही जो उपभोक्ता इन खाद्य उत्पादों को कंज्यूम करते हैं उनके स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहें। इसका गठन 1963 में हुआ था। कमीशन की सालाना बैठक ऑल्टरनेट बेसिस पर रोम और जेनेवा में आयोजित की जाती है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फूड कोड। कोडेक्स एलिमेंटेरियस में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में खाद्य उत्पादों के लिए मानक निर्धारित किए जाते हैं। एक बात याद रखिए कि ये कोड बाइंडिंग नहीं है। मतलब ये कि कमीशन के सदस्यों को अपने नेशनल लॉज यानी राष्ट्रीय कानूनों में इन कोड्स को शामिल करने की कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इन कोड्स का इस्तेमाल खाद्य उत्पादों के विवाद में रेफरेंस के लिए किया जाता है। FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 के दिन। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। FAO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि दुनिया भर में भूख को मिटाने के उपाय करती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के मकसद से एक PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाने की योजना बना रही है। इस स्कीम की सिफारिश नीति आयोग के द्वारा भी की गई है। साथ ही ये योजना बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यानी BWMR 2022 के मुताबिक होगी। इन नियमों में 2026 से यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम बैटरीज की रिसाइकलिंग को अनिवार्य बनाया गया है। ये PLI स्कीम अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पर जोर दिया जाएगा। ई-वेस्ट रिसाइकलिंग को अर्बन माइनिंग भी कहते हैं। अर्बन माइनिंग को इस तरह से समझिए कि इसमें वेस्ट मटेरियल से क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, क्रोमियम और सिलिकॉन आदि हासिल किए जाते हैं। देखिए, आज आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को ये स्मार्टफोन खराब हो जाएगा, जिसे ई-वेस्ट कहेंगे। लेकिन अगर इस स्मार्टफोन में इस्तेमाल किए गए मेटल्स को रिसाइकलिंग प्रोसेस में निकाल लिया जाए तो इसे कहेंगे अर्बन माइनिंग। भारत अभी तेजी के साथ सोलर, विंड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तकनीक पर इन्वेस्ट कर रहा है। कल को ये इंफ्रा ई-वेस्ट में तब्दील होगा और अगर इसकी रिसाइकलिंग की व्यवस्था पर काम कर लिया जाए तो इन मिनरल्स के लिए नई माइंस की तलाश नहीं करनी होगी। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यानी BWMR 2022 को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोटिफाई किया है। इन रूल्स में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR का प्रावधान किया गया है। EPR के मुताबिक लिथियम, निकल, कोबाल्ट और सीसा युक्त बैटरीज के उत्पादकों को वेस्ट बैटरीज को पर्यावरणीय तरीके से मैनेज करना होगा। EPR पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पर आधारित है। मतलब ये कि उत्पादकों को उनके उत्पादों के वेस्ट के निपटान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूके में रहने वाले एक टीनेजर दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनके मिर्गी के अटैक पर नियंत्रण के लिए ब्रेन इम्प्लांट किया गया। ब्रेन इम्प्लांट में एक मेडिकल प्रोसीजर DBS, जिसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ। इसमें एक न्यूरो स्टिमुलेटर को ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता है। इस डिवाइस के बारे में जानने से पहले हम समझते हैं कि आखिर ये मिर्गी की बीमारी है क्या।
देखिए, मिर्गी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को हाथ पैरों में झटके, अस्थायी भ्रम और मांसपेशियों में अकड़न का अनुभव होता है। ये स्थिति ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से उत्पन्न होती है। 50% मामलों में इस बीमारी का कोई कारण समझ नहीं आता, लेकिन कुछ मामलों में सिर में चोट, ब्रेन में ट्यूमर, मेनिंजाइटिस जैसे कुछ संक्रमण या यहाँ तक कि जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी भी मिर्गी का कारण बन सकती है। ये स्थिति इंसानों में एक्सीडेंट और गिरने के खतरे को बढ़ा सकती है। यहाँ पर एक और बात समझिए, मिर्गी के लिए DBS यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इम्प्लांट कोई फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। पहले डॉक्टर्स मेडिसिन और कीटो डाइट से इलाज की कोशिश करते हैं। कीटो डाइट में फैट ज़्यादा और कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। जब ये उपाय काम नहीं करते तब सर्जरी जैसे प्रोसेस पर जाते हैं। आइए वापस DBS पर लौटें। इसमें न्यूरो स्टिमुलेटर ब्रेन को लगातार सिग्नल भेजते रहता है, जिससे ब्रेन में मिर्गी वाले सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। DBS का इस्तेमाल पार्किंसन समेत अन्य न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए भी किया जाता है। आपको बता दें, ब्रेन मानव शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। ह्यूमन ब्रेन को आप ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स की तरह समझिए। इसके सारे हिस्से एक साथ काम करते हैं, लेकिन हर हिस्से को कुछ विशेष काम सौंपा गया है। ह्यूमन ब्रेन के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। इन्हें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कहते हैं। ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, जो कि शरीर के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। जानवरों में भी नर्वस सिस्टम पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधों में ये नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। आप बताइए, पेड़ पौधे कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? भारत सरकार और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच एक $170 मिलियन के लोन को लेकर समझौता हुआ है। ये समझौता भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और आपदा की तैयारी में मदद करेगा। समझौते को स्ट्रेंथेंड एंड मेजरेबल एक्शंस फॉर रेजिलिएंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ सिस्टम्स प्रोग्राम नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के जरिए भारत सरकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे कई कार्यक्रमों को मदद मिलेगी। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, नेशनल वन हेल्थ मिशन जैसे कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य से जुड़े 3 एरियाज को टारगेट किया जाएगा। एक तो इसमें डिजीज सर्विलांस को मजबूत बनाया जाएगा। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए ह्यूमन रिसोर्स को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाएगा। ADB की बात करें तो ADB की स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सहयोग में तेजी लाने के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। यह अपने सदस्यों एवं सहयोगियों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश के जरिए आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। ADB में वर्तमान में 68 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से और 19 दुनिया के अन्य क्षेत्रों से हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस की मंडलियोंग सिटी में है। ADB का गठन 1966 में हुआ था। भारत ADB का फाउंडिंग मेंबर है। चलिए, अब टाइम हो गया है टर्म ऑफ द डे का। देखते हैं टर्म ऑफ द डे में आज क्या है। टर्म ऑफ द डे में बात करेंगे आज कंगारू कोर्ट की। देखिए, कंगारू कोर्ट ऐसी अदालत को कहते हैं जहां गैरकानूनी या असंवैधानिक तरीके से किसी को आरोपी मानकर सजा सुना दी जाती है। ऐसी अदालतों में फैसले किसी एक पक्ष की तरफ से लिए जाते हैं। इन अदालतों के फैसले बायस्ड होते हैं और अनफेयर होते हैं। ऐसे कोर्ट में सबूत नहीं, बल्कि लोगों के दबाव या भावनाओं के बहाव में फैसले सुनाए जाते हैं। 2011 में इन अदालतों को गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है, फिर भी अब तक इन पर लगाम नहीं लग पाई है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम से कंगारू कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले खबरों में आते रहते हैं। मीडिया ट्रायल्स को भी कई बार कंगारू कोर्ट करार दिया जाता है। तालिबान कोर्ट्स, मॉब जस्टिस यानी भीड़ द्वारा न्याय, खाप पंचायतों और ड्रग कार्टेल्स के बीच प्रचलित कोर्ट्स कंगारू कोर्ट्स के ही एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं अब रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में अराकू कॉफी का जिक्र किया गया। इसके बाद अराकू कॉफी काफी चर्चा में रही। अराकू अरेबिका कॉफी की खेती आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पहाड़ी इलाकों में की जाती है। इसका यह नाम पूर्वी घाट में स्थित अराकू घाटी के नाम पर रखा गया है। आदिवासी समुदायों द्वारा इसका उत्पादन जैविक पद्धति से किया जाता है। इस पद्धति के तहत जैविक खाद, हरी खाद और जैविक कीट प्रबंधन प्रथाएं अपनाई जाती हैं। यह अपने बेहतरीन स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है। इसे 2019 में GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक दिया गया था तथा गिरिजन सहकारी समिति ने अराकू कॉफी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास को नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जानते हैं। यह इस अभ्यास का 16वां संस्करण है जो 3 से 16 जुलाई तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा।
नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मंगोलिया और भारत में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण 2023 में मंगोलिया में आयोजित किया गया था। जापान में HFMD संक्रमण यानी हैंड फुट एंड माउथ डिजीज पूरे देश में चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान द्वारा दी गई। HFMD एक वायरल संक्रमण है जो हाथों, पैरों और मुंह के अंदर छाले जैसे रैशेज का कारण बनता है। इसके लक्षणों में बुखार, भूख न लगना, अस्वस्थ महसूस करना, त्वचा पर रैशेज और गले में खराश शामिल हैं। इसके अलावा जीभ, मसूड़ों और गालों के अंदर छाले और अल्सर भी HFMD संक्रमण का संकेत हो सकता है। आमतौर पर बच्चों में ये बीमारी होने का जोखिम ज्यादा होता है। इसका प्रकोप गर्मियों में ज्यादा दिखाई देता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी को सबसे लंबे समय तक चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात घोषित किया है। फ्रेडी 36 दिनों या उससे अधिक तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति में रहा। इसने TC जॉन का रिकॉर्ड तोड़ा जो 1994 के समय आया था। फरवरी 2023 में शुरू हुए इस चक्रवात ने मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी में तबाही मचाई और इस चक्रवात ने ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक 12,785 किलोमीटर से ज्यादा तक की यात्रा की। यह अपने मार्ग में लगभग $481 मिलियन की तबाही का कारण बना। हालांकि दूरी तय करने के मामले में फ्रेडी दूसरे स्थान पर रहा, जबकि TC जॉन 13,159 किलोमीटर ट्रैवल करके पहले स्थान पर है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और मंगोलिया, भारत और थाईलैंड, भारत और श्रीलंका या फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का गठन FAO और WHO ने मिलकर किया है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस के कोड सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, जीरो वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड? सही जवाब है विकल्प बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न था, प्रोजेक्ट नेक्सस में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर श्रीलंका? और सही जवाब है विकल्प डी यानी श्रीलंका। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।